हेलो बच्चों, आज तुम लोग पढ़ाते हैं जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो हेडिंग देना जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले एटम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन है? जे थॉम्सन। कि एटम दिखता कैसे है। एटम में डिस्कवर हो चुका था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है, सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट कौन है? जे थॉम्सन। इसीलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि उस समय तक एटम के बारे में कोई नहीं बताया था। इसीलिए एटम के बाद जब बताया इसने तो इसको नोबेल प्राइज से क्या किया, इसको नवाजा गया। ठीक है, तो जे थॉम्सन ने एटम के बारे में क्या क्या बातें बताया था। तो इसका पहला पोस्टुलेट है, उसने कहा था कि एटम जो होता है, एटम एस्फेरिकल, एटम जो होता है गोल होता है। पहला पोस्टुलेट क्या बोला था? एटम्स आर एस्फेरिकल, एटम गोल होता है। एटम क्या होता है? गोल होता है। एटम्स आर एस्फेरिकल, पहला पोस्टुलेट। दूसरा बताया था, तुमको मालूम है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg होता है। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है तुमको मालूम है? कितना? 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg होता है। और एटम में जो होता है इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, ना के बराबर। ठीक है, तो दूसरा पोस्टुलेट बताया था, मतलब एटम का जितना भी मास होगा वो डिपेंड करेगा प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है। ठीक है, जे थॉम्सन ने कहा था कि हाइड्रोजन का एक एटम को 1837 से डिवाइड कर देंगे तब क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। मीन्स एटम में इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है। अभी सिर्फ हम बात करेंगे प्रोटॉन का, मतलब प्रोटॉन डिपेंड करेगा मास ऑफ एटम। तो दूसरा पोस्टुलेट कहा था कि एटम का मास, जब हम एटम का मास बोलेंगे समझ जाना प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो दूसरा पोस्टुलेट कहा था कि एटम के अंदर चारों तरफ प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एटम, मतलब एटम के चारों तरफ प्रोटॉन फैला हुआ है। और प्रोटॉन के कारण एटम का मास है, क्योंकि न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। मीन्स प्रोटॉन बोलो या मास ऑफ एटम बोलो, बात बराबर है। प्रोटॉन्स आर uniformly distributed in the whole atom, मतलब एटम के चारों तरफ क्या प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसी के अंदर कहीं के इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इम्बीडेड है कहाँ पर? प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इम्बीडेड है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बीडेड इनटू द पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जे थॉम्सन ने अपना मॉडल को कंपेयर किया था वाटरमेलन से। वाटरमेलन भी क्या होता है? गोल होता है, स्फेरिकल होता है। वाटरमेलन को बीच से फाड़ो तो उसका रेड भाग चारों तरफ फैला हुआ है, तो इसने रेड भाग को मान लिया प्रोटॉन भी क्या चारों तरफ फैला हुआ है। और उसी रेड भाग में कहीं कहीं सीड्स क्या होता है? घुसा हुआ रहता है। तो उसी सीड्स को इसने क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन, कि प्रोटॉन के चारों तरफ क्या वो इंसर्ट है, मतलब क्या इम्बीडेड है। ठीक है, तीसरा बोला उसने कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, ना एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव। क्यों बोला? क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.66 इंटू 10 के पावर -19 कूलम।
और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। मीन्स सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस आपस में कट जाएगा तो एटम्स क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछेगा बता व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बोल देना कि अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटम्स आर एस्फेरिकल। दूसरा बोलना कि मास ऑफ एटम बोलो या मास ऑफ प्रोटॉन बोलो, बात बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है। अभी तक एटम का मास डिपेंड करेगा प्रोटॉन पर, क्योंकि न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो मास ऑफ एटम या मास ऑफ प्रोटॉन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनटू द कहाँ, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर क्या बोला, एटम्स आर न्यूट्रल, क्यों, बिकॉज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, और बोथ आर क्या होता है, अपोजिट चार्ज, इलेक्ट्रॉन में माइनस प्रोटॉन पर प्लस, इसलिए एटम्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यही होता है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। चलो अब बात आता है इसका क्या ड्रॉबैक्स आ गया, ड्रॉबैक्स बोलो या लिमिटेशंस बोलो या डिमेरिट्स बोलो, तेरा मर्जी। तो अभी हम लिखते हैं लिमिटेशंस के, लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसका क्या लिमिटेशंस है, तो अभी हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में रदरफोर्ड्स के बारे में। तो रदरफोर्ड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट किया था, उससे रदरफोर्ड ने कहा कि सही बात, हम मानते हैं कि एटम गोल होता है, एटम्स आर स्फेरिकल, चीज़ को हम भी मानते हैं, लेकिन एटम का जो प्रोटॉन्स है वो चारों तरफ नहीं फैला हुआ है। वो जो प्रोटॉन है वो सिर्फ कहाँ पर है, सेंटर पर है, और बाकी जगह एटम क्या है, खोखलापन है, और उस खोखलापन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इम्बिडेट कर रहा है, में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब जितना भी एटम में प्रोटॉन है, सही प्रोटॉन कहाँ पर है, सेंटर पर। मीन्स इंटायर मास ऑफ प्रोटॉन, इंटायर मास ऑफ प्रोटॉन्स आर concentrated at the small volume of center। इसी को नाम दिया उसने क्या, न्यूक्लियस। मीन्स न्यूक्लियस का जो डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है, किसको जाता है, आपका रदरफोर्ड्स को। और जे थॉमसन ने क्या बोल दिया था कि भाई एटम गोल होता है, एटम का प्रोटॉन चारों तरफ फैला हुआ है, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्बेडेड है। तो जब रदरफोर्ड्स का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया तो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो एग्जाम में आएगा कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो बोलना कि सर आफ्टर रिसर्च Rutherford's alpha scattering experiment, it has been found that the entire mass of protons entire mass of the proton are concentrated in small volume of atom। और उसी स्मॉल वॉल्यूम क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। मतलब प्रोटॉन चारों तरफ नहीं फैला हुआ है, सिर्फ कहाँ पर है, सेंटर पर है। और एटम क्या है, खोखलापन है, और उसी खोखलापन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है। और जे थॉमसन ने क्या बोला था कि प्रोटॉन चारों तरफ क्या है, फैला हुआ है, और उसी में इलेक्ट्रॉन क्या इम्बेडेड है। इस जिसके कारण आपका जे थॉमसन का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। और तब क्या रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आ गया। तो रदरफोर्ड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, इसको लिख लो। चलो अब एक चीज़ याद रखना कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाने से पहले
या रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाने से पहले तुमको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानना होगा। तो हेडिंग 2, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है हेनरी बकरेल, जो फ्रेंच केमिस्ट है, मतलब फ्रांस के थे वो। रेडियो 80 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उससे अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज एमिट होता है। अगर मान ले एक थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 231 होता है। अगर इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा रेज बाहर निकलता है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, मास नंबर 4 घट जाएगा। तो एटॉमिक नंबर घटेगा या बढ़ेगा तो एक नया एलिमेंट बनेगा। मान लो वो X बना, 1 घट गया, कितना बचेगा बताओ, 89 हो जाएगा। मास में 4 घटेगा, सॉरी एटॉमिक नंबर 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 88 हो जाएगा। मास 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 227 आ जाएगा। मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब अल्फा रेज निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 घटता है और मास नंबर 4 घटता है। लेकिन अगर बीटा रेज बाहर निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़े घटे तो एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो एक एलिमेंट क्या बनेगा, मान लो Y बनेगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 227 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर गामा रेज निकलेगा, गामा इस तरह लिखते हैं गामा, तो ना एटॉमिक नंबर में चेंज होता है ना मास नंबर चेंज होता है, मतलब एलिमेंट वही रहेगा। लेकिन गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं भी घुस जाएगा। तो याद रखें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब अल्फ़ा रेज निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 घटता है, मास नंबर 4 घटता है। लेकिन बीटा रेज निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा, मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब गामा रेज निकलेगा ना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना मास नंबर बढ़ेगा। लेकिन गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। और एक देख लो, मान लेते हैं ये आपका यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर मान लें कितना है, 235 होता है। अगर इससे एक अल्फ़ा रेज निकल जाता है तो एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, 2 घटे कितना बन जाएगा, थोरियम 90 हो जाएगा। तो थोरियम 90 किसका होता है, थोरियम का होता है। मास 4 घटे कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। अगर बीटा निकलेगा तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा तो 90 कितना 91 हो जाएगा। और 91 किसका होता है, प्रोटैक्टेनियम का होता है 91, प्रोटैक्टेनियम का होता है 91, ठीक है। और मास में वही रहेगा, मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर गामा रेज बाहर निकलेगा ना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना मास नंबर बढ़ेगा, वही रह जाएगा। लेकिन गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा, प्रोटैक्टेनियम ही रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना एटॉमिक नंबर में ना मास नंबर में। लेकिन गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो याद रखना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब अल्फ़ा रेज निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 घटता है, मास नंबर 4 घटता है। बीटा रेज निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ेगा, मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गामा में ना एटॉमिक नंबर घटेगा ना मास नंबर घटेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन गामा रेज का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 80 के बाद से, ठीक है। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को एक होता है एलिमेंट पीबी लीड, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। अगर लीड बॉक्स के अंदर डाल दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तो वो अपना रेडिएशन को एमिट नहीं कर पाएगा। अब हम बात करेंगे कि अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज किसमें पॉजिटिव, किसमें नेगेटिव, किसमें न्यूट्रल होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं। यहाँ पर ये आपका फोटोग्राफिक मान ले प्लेट है,
फोटोग्राफिक प्लेट है। एक क्या लगा दिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड और यह क्या लगा दिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पर रखे हम लोग लीड बॉक्स, और लीड बॉक्स को यहाँ खाली कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पर रखे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखें। तो रेडियो एक्टिव चारों तरफ तो अल्फा बीटा गामा एमिट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो खाली यहाँ से निकलेगा। मान लिया यहाँ से निकलेगा अल्फ़ा रेज, तो अल्फ़ा रेज निकला तो अल्फ़ा रेज जितना हो सब नेगेटिव की ओर बेंड कर गया। तो अगर नेगेटिव की ओर बेंड करना मतलब कैसा चार्ज इस पर बताओ, कैसा चार्ज है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है। अगर बीटा निकले तो बीटा सब क्या होगा आपका पॉजिटिव की ओर बेंड कर गया। तो कैसा चार्ज बीटा पर नेगेटिव है, और गामा ना नेगेटिव की ओर मुड़ा ना पॉजिटिव की ओर मुड़ा, डायरेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या कर दिया स्ट्राइक कर गया, वहाँ कोलाइड कर गया। तो ये गामा पर चार्ज कैसा है न्यूट्रल है। तो इससे पता चल गया कि अल्फ़ा में पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा में नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा में कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। इसको लिख लो। अच्छा याद रखना अल्फ़ा रेज जो होता है उसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है। किसमें अल्फ़ा रेज में 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट मास होता है। इसलिए अल्फ़ा रेज कैसे लिखते हैं हम लोग, हीलियम 2,4+2। देखो अल्फ़ा रेज हीलियम एटम नहीं है, लेकिन हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। और अल्फ़ा रेज में भी क्या होता है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है। इसलिए अल्फ़ा रेज को हीलियम एटम जैसा लिखते हैं, लेकिन याद रखना अल्फ़ा रेज हीलियम एटम नहीं है। अच्छा बीटा रेज को लिखते हम लोग इस तरह से, n मास नंबर 1 बढ़ एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस तरह से, ठीक है। इसको लिख लो। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग पढ़ाएंगे रदरफोर्ड्स अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। तब तक के लिए